नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे कोरोना नियंत्रण के लिए 10 राज्यों के 54 कलेक्टर से चर्चा करने वाले हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के 6 कलेक्टर भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री इन कलेक्टर से उनके जिलों में कोरोना संक्रमण की दर और रोकथाम को लेकर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर और सूरजपुर जिले के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे चर्चा करेंगे। इस बैठक से पहले मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इन जिलों के कलेक्टर से उनके जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के उपायों समेत सभी अन्य जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बारी बारी फोन पर चर्चा कर रहे थे और उससे पहले सभी राज्यों के राज्यपाल से भी चर्चा की थी। अब देश के सभी राज्यों के सबसे प्रभावित जिलों के कलेक्टर से चर्चा करने जा रहे हैं। बात कोरोना के आंकड़ों की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 5,680 नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। 24 घंटे में 146 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 9,448 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 85,868 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,31,211 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 12,182 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 8,33,161 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। अब तक 12,182 मरीजों की मौत छत्तीसगढ़ में हुई है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे अब कम हो रही है। बीते 24 घंटे में 5,680 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना का जो ये पीक टाइम है, इसमें छत्तीसगढ़ में डाउनफॉल नजर आ रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा आज धरना देने वाली है। महासमुंद में महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार का ये मामला, जहां आज बीजेपी महिला मोर्चा पदाधिकारी धरना देंगे। अपने अपने घरों में धरना देने वाली है महिला मोर्चा के पदाधिकारी। रायपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा एडीएम को ज्ञापन सौंपेगी और धमतरी में भी राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। विभाग में भ्रष्टाचार का ये मामला, जिसमें अधिकारी सुधाकर बोडले के अनशन पर बैठने के बाद से बीजेपी सक्रिय हो गई है और अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, रेडी टू ईट जैसे फ्लैगशिप योजनाओं में भ्रष्टाचार की खबरों के बाद से बीजेपी इस पूरे मामले में सरकार को घेर रही है। आज प्रदर्शन भी किया जाएगा। महासमुंद का ये मामला जो काफी सुर्खियों में रहा, जहां एक अधिकारी जिन्होंने जांच की थी और पाया था कि रेडी टू ईट में और कन्या विवाह योजना में जो सामान दिए गए हैं उसकी गुणवत्ता खराब थी और भ्रष्टाचार का उन्होंने खुलासा किया था, जिस पर कार्रवाई की मांग की थी। जैसे ही अधिकारी अनशन पर बैठे, कार्रवाई की गई। स्व सहायता समूहों पर कार्रवाई की गई और सुपरवाइजर पर भी कार्रवाई की गई। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने कैश कर लिया है और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि एक जगह भ्रष्टाचार की बातें सामने आई, अधिकारी खुद अपने ही विभाग के खिलाफ जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो बाकी जगहों पर भी मॉनिटरिंग की जरूरत है। ऐसे में अब बीजेपी महिला मोर्चा पूरे मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर है। विनय वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विनय, छत्तीसगढ़ की आज की बड़ी खबरें कौन सी रहने वाली है जिन पर नजर रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संक्रमण को लेकर के छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में जो कलेक्टर हैं उनसे चर्चा करेंगे। लगातार प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में और तमाम राज्यों पर नजर रखे हुए हैं कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके सुरक्षात्मक क्या उपाय हो सकते हैं। तो आज
जो 6-11 बजे ये बैठक फोन पे इनकी चर्चा होगी और 6 जिलों के कलेक्टर से बातचीत करेंगे। इसमें रायगढ़ है, बलौदाबाजार है, भाटापारा है, बिलासपुर है, से तमाम 6 जिले हैं जिसपे सबसे ज्यादा जहां मरीज मिल रहे हैं, तेजी से संक्रमण वहां से बढ़ रहा है। इनमें कारण जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में जो संसाधन छत्तीसगढ़ प्रदेश देश भर की तरफ से भेजे गए राष्ट्रीय स्तर से, उनके क्या संसाधन उपयोग हो रहे हैं और क्या आवश्यकता हो सकती है संक्रमण में, उनके रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय चाहिए या टेक्निकल इस पर के टीम चाहिए या कोई संसाधन चाहिए। इन सब तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और आश्वस्त होना चाहेंगे कि संक्रमण यहाँ पर आगे से रुक जाएगा। इसके साथ साथ में महासमुंद में पिछले दिनों जो राजनीतिक हलचल थी, जो अपने ही विभाग पे एक कलेक्टर के खिलाफ में एक अधिकारी धरना पे बैठ गए, इन सब तमाम को लेकर के जो पिछले दिनों घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में होता रहा, इसके बाद जो भाजपा उस पर नजर बनाए हुए है और उन्होंने भी अपना इसके जो मुद्दा है उसे कैच कर लिया है और आज उसी मुद्दे को लेकर के भाजपा की महिला मोर्चा की जो सदस्य है वो महासमुंद में धरना देंगी। इसके अलावा जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण ये अब दर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और 8% तक पहुंच गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात रायपुर के लिए है क्योंकि जो संक्रमण सबसे टॉप पे रायपुर था, अब 9वें नंबर पे पहुंच गया है। अगर पूरे राज्य के जिलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ऐसे 8 जिले ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ रायपुर से ज्यादा संक्रमित हैं। इसके साथ साथ में जो मौत के आंकड़े में सबसे टॉप पे था वो भी अब 6वें नंबर पे चला गया है। इसका मतलब है 5 जिले जो है वो रायपुर से कहीं ज्यादा उसमें वहां मौतें हो रही है। लेकिन ये रायपुर के लिए केवल अच्छी खबर है, अन्य जिलों के लिए खराब खबर है। वहां पे सोचना भी होगा कि किस तरह से रायपुर अगर कम हो सकता है तो बाकी जिले कैसे बढ़ रहे हैं, उनमें क्या क्या उपाय करने जाएं, क्योंकि शुरुआत में ऐसा बताया जा रहा था कि संसाधन कमी है, अस्पताल कमी है। इस बीच रायपुर सबसे ज्यादा था, लेकिन इस 1.5 महीने का समय हो चुका है, संसाधन क्यों नहीं जुटाए जा पाए। वहां के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उनसे चर्चा करनी, रायपुर उनके कलेक्टर से चर्चा करनी पड़ेगी कि किस तरह से वहां पे संसाधन कमी है या अस्पताल अभी तक तैयारियों में देरी क्यों हुई और अब जब इतना समय हो चुका है तो संक्रमण क्यों बढ़ रहा है। इन सब तमाम चीजों पर वहां चर्चा होगी तो उसके बाद कम होगा वहां पर। लेकिन इस बात की सबसे बड़ी अच्छी खबर है कि रायपुर में और पूरे प्रदेश में संक्रमण का स्तर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शुक्रिया आपका विनय जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ की ये बड़ी खबरें जिन पर दिन भर नजर रहेगी और अपडेट लगातार आपको देंगे। बात मध्य प्रदेश की। सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर दौरे पर जाने वाले हैं। आज कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, रोकथाम और बचाव को लेकर भी चर्चा होगी। तो अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री का दौरा, जहां वो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ले रहे हैं और लगातार इस स्थिति को भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना का अभी किस तरीके का कहर देखा जा रहा है अलग अलग जिलों में। चूंकि जिलेवार ही कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था और ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ जिलों को या ज्यादातर जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्ति मिल जाएगी। सांसद अनिल फिरोजिया के प्रयासों से उज्जैन को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल गई है। कोरोना की समीक्षा बैठक के लिए उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को सांसद ने ज्ञापन दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि उज्जैन जिला मुख्यालय होने के साथ साथ संभाग का भी मुख्यालय है और इतने बड़े शहर में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं होने के कारण लोगों को चिकित्सा संबंधित सुविधाओं के लिए पास के शहरों में जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने विषय की गंभीरता को समझते हुए उज्जैन में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा कर दी है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना होना चाहिए क्योंकि उज्जैन संभागीय स्थान है और आसपास के जिले के भी और यहाँ पे मरीज आते हैं और बच्चे भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं। तो उन्होंने इस मांग को स्वीकार करते हुए आज मेडिकल कॉलेज खोलने की उनको स्वीकृति प्रदान करी है। उज्जैन संभागीय मुख्यालय है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था। हमने फैसला किया कि हम मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा उज्जैन में भी और बाकी सारी चीजें आपके पास अभी भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 5065 नए कोरोना मरीज मिले हैं। एमपी में 24 घंटे में 88 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 10,337 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 77,607 है। अब तक 7,47,783 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 7,227 लोगों की मौत कोरोना काल में मध्य प्रदेश में हुई है। 6,62,949 मरीज अब तक कोरोना से जंग जीत चुके हैं। बीते 24 घंटे में 88 मरीजों की मौत हुई है।
कोरोना की रफ्तार अब मध्य प्रदेश में धीमी पड़ने लगी है। केंद्र सरकार ने किसानों को डीएपी खाद के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की राशि 500 रुपए प्रति बैग से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग करने का निर्णय लिया है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी में 140% की बढ़ोतरी करके बड़ी सौगात किसानों को दी है। पिछले साल डीएपी की वास्तविक कीमत 1700 रुपए प्रति बोरी थी, जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी। इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थी। हाल ही में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 60 से 70% तक बढ़ गई हैं। इसी वजह से एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत 2400 रुपए हो गई, जिसे खाद्य कंपनियों ने 500 रुपए की सब्सिडी के बाद 1900 रुपए में बेचा। इस बढ़ोतरी की आलोचना के बाद सरकार ने किसानों को 1200 रुपए में ही डीएपी का बैग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में केंद्र सरकार 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और लिखा है कि किसान हितैषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव किसानों के हित की चिंता करते हैं। कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण समय में डीएपी खाद पर लिया गया निर्णय किसानों को बड़ी राहत देगा। हृदय से आभार प्रकट करता हूं, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। कमलनाथ ने भी ट्वीट किया, लिखा कि कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी थी, मूल्य वृद्धि वापस नहीं लिया तो किसान के समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। मूल्य वृद्धि वापस लिए जाने से किसान के हक की लड़ाई सफल हुई। जब तक खेती किसानी की लागत कम नहीं होगी, खेती लाभ का धंधा नहीं बन सकती। किसान की आय दोगुनी का नारा 7 साल बाद भी जुमला ही है। तो पहले डीएपी में दामों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया था, कहा था कि किसान की कमर तोड़ रही है केंद्र सरकार, जिसके बाद ये दाम घटाए गए हैं, घटाए नहीं गए, सब्सिडी की राशि बढ़ाई गई है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के जो रासायनिक तत्व होते हैं उनकी प्राइस काफी हाइक पे चली गई, उसके दाम काफी बढ़ गए, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया। अब सियासत इस मामले में शुरू हुई थी, जिसपे बीजेपी हावी है, तो कांग्रेस ने इसे अपने आवाज उठाने का नतीजा बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अमेरिका के विभिन्न शहरों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस चर्चा की जानकारी उन्होंने एक ट्वीट के जरिए साझा की है। उन्होंने लिखा कि अपने तो अपने होते हैं, अपनों की ही फिक्र रहती है। 7 समंदर पार अमेरिका में निवास कर रहे छत्तीसगढ़ियों के प्रतिनिधियों से बात हुई। वे छत्तीसगढ़ कोरोना प्रबंधन में भागीदारी निभाते हुए वेंटिलेटर का प्रबंध करना चाहते हैं। उनकी हर सहायता का स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि बातचीत में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से श्री वेंकटेश शुक्ला और जॉनसन एंड जॉनसन के चीफ डाटा साइंस ऑफिसर पल्लव शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टीकाकरण को लेकर नई गाइडलाइन तय की है, जिसे सभी राज्यों को भेजा गया। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के सुझाव के मुताबिक अब पॉजिटिव पाए जाने के 3 महीने बाद ही किसी को टीका लग सकेगा। ऐसे मरीज जिनको इलाज के दौरान प्लाज्मा दिया गया है, उन्हें भी 3 महीने बाद ही टीका लगेगा। पहले टीके के बाद अगर कोई संक्रमित होता है तो उसके ठीक होने के 3 महीने बाद ही दूसरा टीका लगेगा। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 4 से 8 सप्ताह बाद ही टीका लगेगा। कोविड का टीका लगाने या कोविड से ठीक होने के 14 दिन बाद ही कोई भी रक्तदान कर सकता है। स्तनपान कराने वाली सभी महिलाओं का टीकाकरण सुरक्षित है। टीकाकरण से पहले किसी भी तरह के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो गाइडलाइन नई आई है और इस नई गाइडलाइन ने कहा है कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उनको 3 महीने बाद कोरोना का टीका लगेगा। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के काले कारोबार में फरार चल रहे सिटी अस्पताल के डायरेक्टर हरकरण सिंह मोखा के खिलाफ जबलपुर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते जबलपुर पुलिस ने आरोपी हरकरण पर 5,000 रुपए इनाम घोषित किया। इसके अलावा हरकरण की बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
साथ ही पुलिस हरकरण मोखा की संपत्ति की जानकारी भी जुटा रही है। पुलिस की माने तो नकली रेमडेसिविर मामले में गिरफ्त से बाहर चल रहे हरकरण को पकड़ने के लिए उसके सभी ठिकानों पर जहां लगातार छापेमारी की जा रही है, वहीं उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। इसके पहले पुलिस रिमांड पर आए सिटी अस्पताल के मेडिसिन विभाग के मैनेजर देवेश चौरसिया की पुलिस कल बुधवार को रिमांड खत्म हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। उसके जो भी वैधानिक साक्ष्य हैं सभी साक्ष्यों पर काम कर रहे हैं और सभी उसके दोस्त रिश्तेदारों सभी से पूछताछ की जा रही है और इनाम उद्घोषणा भी की जा चुकी है। कितना इनाम घोषित किया? अभी 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। कोरोना आपदा मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जैसा उन्होंने आदेश दिया था वैसा सरकार ने नहीं किया, जिसके चलते आज भी निजी अस्पताल जनता को लूट रहे हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने कहा कि जनता अपने जेवर जमीन बेचकर निजी अस्पतालों की फीस चुकाने को मजबूर है। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि सरकार ने निजी अस्पतालों में इलाज की अधिकतम दरें तय नहीं की और अब सरकार कह रही है कि वो निजी अस्पतालों की दर नियंत्रित नहीं कर सकती। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो निजी अस्पतालों की दरें तय करने पर निर्णय ले, क्योंकि यही आदेश हाईकोर्ट ने करीब 1 माह पहले राज्य सरकार को दिया था। मामले पर अगली सुनवाई 24 मई को होगी। वहीं सुनवाई के दौरान जब प्रदेश के महाधिवक्ता ने ये कहा कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो प्रदेश में अब हो रहा है, तो हाईकोर्ट ने तल्खी दिखाई। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि उन्हें 70 सालों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार 20 सालों से प्रदेश में है, वो ये बताए कि इन 20 सालों में उसने क्या किया। सरकार ने वो रेट स्वयं निर्धारित करने की बजाय वो अधिकार प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया कि वो स्वयं अपने रेट निर्धारित करें और वेबसाइट पे पब्लिश करके सरकार की अपलोड कर दें। तो आज हाईकोर्ट का ये कहना था कि जो हो रहा है वो हाईकोर्ट के आदेश के बिल्कुल विपरीत हो रहा है। कोर्ट ने प्रकरण को आगामी मंडे के लिए लगाया है, जब राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखना है कि सरकार इस बारे में और खासकर हाईकोर्ट के आदेश के कंप्लायंस के बारे में क्या कदम उठा रही है और क्या उठाए हैं और क्या वो रेट अभी भी निर्धारित करेगी कि नहीं करेगी। मंडला जिले में लगातार झोलाछाप डॉक्टर्स पर हो रही कार्रवाई के बाद बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष जयदत्त झा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खत लिखकर झोलाछाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई न करने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्हें कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने की मांग की। उनका कहना है कि कोरोना काल में जहां चिकित्सकों की कमी है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने आसपास के उन चिकित्सकों से ही उपचार कराने में ज्यादा भरोसा रखते हैं जिन्हें झोलाछाप डॉक्टर कहा जाता है। इस अजीबोगरीब मांग पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि इन पर कार्रवाई न करके बल्कि इन्हें ट्रेन किया जाए और इनकी सेवा ली जाए। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री के समर्थन के बाद अब झोलाछाप डॉक्टर्स के भी हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने भी अपने आप को कोरोना वॉरियर्स बनाने की मांग करते हुए झोलाछाप नाम बदलने की मांग की है। वहीं झोलाछाप डॉक्टर्स को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा देने पर जिला अस्पताल के सीएमएचओ ने आपत्ति उठाई है। जब हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थक चुके हैं और ये लंबा खींचने, हमको तीसरे वेव की हम बात कर रहे हैं, तो विकल्प के तौर पे हमको ये इनको कोरोना योद्धा का एक रूप देके और प्रशिक्षित करके, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जैसी इनकी पद्धति है, इनको प्रॉपर प्रशिक्षण देके और हम इनको कहीं ना कहीं अपने अभियान से जोड़ सकते हैं। ना कि ये सब खराब है, ऐसा नहीं है। उसमें हमने सबको कहा है, सीएमएचओ को, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है कि जो व्यक्ति जो प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर वो ठीक है, उनके सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक बार चेक करके उनका उपयोग कर सकते हैं, तो करना चाहिए। छोटे छोटे डॉक्टर हैं, वो लोगों को सुविधा दे रहे हैं बिना फीस के, और जो भी दवाई 3-4 दिन की देते हैं उसमें उनको स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी और उपलब्धि है। और मैं गुजारिश ये करूँगा कि हम लोगों को ऊपर से सहयोग प्रदान किया जाए ताकि हम लोगों को, ग्रामीण जनता को अपनी सेवाएं देते रहें। देने से पहले कम से कम उच्च स्तर पर इसका नीति निर्धारण होना चाहिए। आज की डेट पे यह क्वेश्चन एक थोड़ा सा डिबेट का विषय, या अपन बोलें कि वाद विवाद का प्रति ये जैसे रहती है उस टाइप का हो गया है, क्योंकि मेडिकल मैन पावर बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है।
सुकमा जिले के सिलगेर में पुलिस फायरिंग में मारे गए 3 लोगों के शवों को देने की मांग करते हुए ग्रामीण फिर से बड़ी संख्या में सिलगेर कैंप पहुंचे। उन्होंने घटना में शामिल जवानों पर कार्रवाई की मांग भी की और वहां जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों की मांग पर मौके पर मौजूद बीजापुर और सुकमा के एसपी ने तीनों शवों को उनके परिजनों को सौंप देने का आश्वासन दिया। उधर ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि कैंप के हटने तक वो इसी तरह अपना विरोध जताते रहेंगे और मौके पर डटे रहेंगे। फायरिंग की घटना के बाद अपने गांव लौट चुके ग्रामीण दोबारा कैंप की ओर आने लगे हैं। तीनों शवों के मिलने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने की तैयारी भी कर रहे हैं। देश के दूसरे महानगरों की तरह रायपुर में भी अब ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्र की मांग उठने लगी है। संक्रमण की दूसरी लहर में अकेले रायपुर में एक दिन में 4000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे थे, जिसके बाद से टीकाकरण केंद्रों में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। ऐसे में रायपुर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की मांग उठने लगी है। लोगों का मानना है कि ड्राइव इन व्यवस्था से संक्रमण का खतरा कम होगा और केंद्रों में बेवजह भीड़ भी नहीं होगी। इस मामले में सीएमएचओ का कहना है कि रायपुर में फिलहाल इस तरह का केंद्र नहीं है। जरूरत पड़ने पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। ऐसे बुजुर्ग है, लाने ले जाने में तकलीफ है और वायरस जैसा बोला जा रहा है हवा में भी फैल रहा है, ये भी है, दिक्कत तो है। जैसा सरकार जितने भी ओल्ड पर्सन्स आते हैं तो उनको हम कार से उतरने नहीं देते। जिस भी सेंटर में है हमारा वैक्सीनेटर उनके वहीं पे जाके लगा देते हैं, लेकिन अलग से हमने ड्राइव इन फैसिलिटी कहीं पे बनाई नहीं है। आवश्यकता अनुसार हम वहीं पे इसको फैसिलिटेट कर देते हैं। कोरोना काल में शादी करना राजगढ़ के एक परिवार को महंगा पड़ गया। यहां एक परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। अपनी ही शादी में कोरोना का शिकार हुए 25 साल के युवक ने भोपाल में दम तोड़ दिया। पचोर निवासी अजय शर्मा का विवाह सीहोर में 25 अप्रैल को हुआ। 4 दिन बाद उसकी रिपोर्ट 29 अप्रैल को पॉजिटिव आई। घर में अन्य सदस्यों में एक महिला भी पॉजिटिव मिली। अजय को इलाज के लिए भोपाल ले जाया गया, जहां हफ्ते भर वेंटिलेटर पर रहने के बाद अजय ने दम तोड़ दिया। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल से एक मंदिर में सीमित लोगों की मौजूदगी में ही हुई थी। उनकी शादी नरसिंहगढ़ ब्लॉक के मोतीपुरा गांव की रहने वाली अन्नू शर्मा के साथ हुई थी। अन्नू का परिवार सीहोर में भी रहता है। ऐसे में वहां के एक मंदिर में शादी की गई। कोविड प्रोटोकॉल के तहत युवक का अंतिम संस्कार किया गया। शादी के 15 से 20 दिन में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोविड के चलते कोई भी व्यक्ति शादियां ना करे। पूरे कोविड नियम का पालन किया गया था। कोविड नियम का पालन करने के बाद आज भी हमारा भाई हमारे बीच में नहीं रहा। आपसे पुनः यही निवेदन है कि आप लोग कोई भी व्यक्ति शादियां ना करें, शादियों को आगे बढ़ाएं। भिंड में नाबालिग लड़की के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस पर पूछताछ के दौरान परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोपियों को छिपाने के आरोप भी लगाए हैं। दरअसल बुढ़ियाखेड़ा की रहने वाली नाबालिग लड़की 15 मई की सुबह मोहल्ले में किराने की दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी रास्ते से 3 बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया था। वहीं आरोपियों ने 20 घंटे बाद लड़की को छोड़ दिया। घर वापस लौटने के बाद लड़की ने आपबीती सुनाई। बाद में मेडिकल के बाद पुलिस उसे लेकर घटनास्थल पहुंची, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी 2 आरोपी फरार हैं। घटना के 4 दिन बाद पुलिस लड़की को लेकर बस स्टैंड पहुंची, जहां पूछताछ के दौरान लड़की बेहोश हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजन भी अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। साथ ही पुलिस वालों पर परेशान करने और आरोपियों को छिपाने का आरोप लगाया है। डीएसपी ने अपनी सफाई भी दी है। रजत नाम है, रजत मुड़िया करेगा। अच्छा, पिता का नाम क्या? पिता का नाम है भूप सिंह। अच्छा, उसके और भी साथी थे? हाँ, तो बच्ची कह रही है उन्होंने मुँह बांध रखा है। मुँह बांध के हमारे साथ हमारी मारपीट किया और बलात्कार किया। हमको पापा बोलते नहीं था। पुलिस बुलाती ही है, तो उस लड़की को और उसके परिजनों को बुलाया गया था। तो वो लड़की थोड़ी सी कमज़ोर थी, कुछ खाया नहीं था उसने, तो इसलिए उसको चक्कर आ गए, बस और कुछ नहीं। उसने FIR रजिस्टर्ड करवाई है देहात थाने में 376 की। उसको लेकर पूछताछ हो रही थी, बस और कुछ नहीं। क्या आरोपी गिरफ्तार है? आरोपी की तलाश कर रहे हैं हम लोग। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।